अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का, जिसके अंदर हमने साइकोडायनेमिक्स अप्रोच को पढ़ना है। साइकोडायनेमिक अप्रोचेस की जब बात आती है तो सबसे पहले जो जिक्र आता है वो इसमें अनकॉन्शियस का, साइको एनालिटिक, इन चीज़ों का जिक्र आता है और इसमें सिगमंड फ्राइड का जिक्र आता है। ठीक है, इसमें देखें कि इन्होंने हिस्ट्री के अंदर जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे पास जो है वो सबसे पहली जो अप्रोच आती है वो साइकोडायनेमिक अप्रोच आती है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने देखना है मज़ीद कि साइकोडायनेमिक अप्रोच है क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और किन किन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थेरी है 20th सेंचुरी की। एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने इसको रिमेंबर रखना है। ठीक है, entirely new perspective है to understanding of behavior and mental processes as well as mental illness। ठीक है, आप साइकोडायनेमिक्स के ज़रिए बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करते हो, मेंटल प्रोसेसेस को, मेंटल इलनेस को, इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हो। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरी थी जिसने क्या किया था, अवेयरनेस राइज की थी दैट नॉट आल बिहेवियर इज़ रैशनल। ठीक है, बिहेवियर के बारे में भी इन्होंने बात की थी। अच्छा, एक और चीज़ ये कि वन ऑफ द मेन आइडिया इज़ दैट देयर इज़ एन इनर टेंशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इंस्टिंक्ट। ठीक है, आपकी कोई नीड है, कोई इंस्टिंक्ट है, कोई डिज़ायर है, उसके लिए आपकी एक इनर टेंशन एक्टिवेट होती है। दैट टेंशन लीड टू एक्शन। ठीक है, उसके रिजल्ट में आप कोई एक्शन करते हो, फिर क्या होता है कि जब वो आप एक्शन कर चुके होते हो तो उसके बाद आपकी टेंशन रिड्यूस हो जाती है। तो ये इस डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हो इस फिनोमेना को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। सिगमंड फ्राइड का ही बताया हुआ था कि साइको एनालिसिस करते थे, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, आपने ये इसको एमसीक्यूज़ के लिहाज से प्रिपेयर कर लेना है। और इसके बाद देखें साइकोपैथोलॉजी के अंदर जो है वो फ्राइड का काम है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने स्टडी ऑफ हिस्टेरिया पे भी उन्होंने वर्क किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने जो है वो स्टडीज़ ऑन हिस्टेरिया, ये एक कोई बुक वगैरह भी उन्होंने लिखी थी। अच्छा, थेरेपी के स्टेज पे बात करते हैं, इन्वॉल्व पुटिंग द पेशेंट इन एन हिप्नोटिक स्टेट। ठीक है, हाइप्नोसिस जिस तरह आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, तो हाइप्नोटिक स्टेट के अंदर उन्होंने एंड वेयर ही रिकॉल एंड रीइनेक्टेड द ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस इक्वल टू कैथारसिस। अच्छा, कैथारसिस ये होता है कि जिस तरह आप फ्री एसोसिएशंस के अंदर अगर देख लें कि वो भी एक साइको एनालिटिक की एक टेक्निक है, जिसमें इंसान को जो है वो कहा जाता है कि आप फ्रीली आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं, जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हो, आप इजीली कंफर्टेबल वे में बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह सेम इन द केस कैथारसिस को भी हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें इंसान अपना कैथारसिस कर रहा होता है, अपने सेल्फ को अंदर से एम्पटी कर रहा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको एग्जॉस्ट कर रही होती है या स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही होती है। साइकिक डिटर्मिनिज्म क्या है? साइकिक डिटर्मिनिज्म ये है कि आल बिहेवियर इज डिटरमाइंड हैज़ अ काज दैट लाइज इन द माइंड। ठीक है, कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर है या नॉर्मल है, उसकी कोई एबनॉर्मल है तो स्पेसिफिकली उसकी क्या होगी, कोई ना कोई काज होगी। अच्छा, फिर रोल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर विच इज़ जनरेटेड बाय अनकॉन्शियस फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर और एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये कॉन्शियस क्या है, सब कॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस सिंपली आपने याद रखना है कि वो वाली चीज़ें जिनसे हम इमीडिएटली अवेयर होते हैं। सब कॉन्शियस इससे जो लोअर लेवल है वो हमारे पास सब कॉन्शियस आ जाता है। प्री कॉन्शियस में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम इजीली रिकॉल कर लेते हैं या असेस में होती हैं। ठीक है, और अनकॉन्शियस वो जो कि जिनसे हम अवेयर नहीं होते और हम उनको असेस नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल वो हमारे माइंड में मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैनिफेस्ट कंटेंट क्या है? द ऑब्वियस अपेरेंट पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहेंगे कि वो मैनिफेस्टेड कंटेंट था। ठीक है, ये ड्रीम के बारे में बता रहे हैं। लेटेंट कंटेंट कौन सा था? वो वाला जो कि डिस्टॉर्टेड होता है, क्लियर नहीं होता, हम उसको कह देते हैं कि ये ड्रीम की वो टाइप है। ये दोनों टाइप्स जो हैं ये ड्रीम के बारे में बताई गई हैं। ठीक है, अच्छा फिर मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र है कि मोटिवेशन में देखें ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स हैं बेसिकली ना, इरोज और टेनाटोज। ठीक है, इरोज जो है वो क्या है? ये बेसिकली लाइफ इंस्टिंक्ट है। ठीक है, और लाइफ इज अफर्मिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है लाइफ के अबाउट। ठीक है, कुछ चीज़ें प्रोडक्टिव हो रही हैं। और टेनाटोज इंस्टिंक्ट क्या है? इट्स अबाउट टू डेथ। ठीक है, जिसके अंदर डिस्ट्रक्शंस हो रही है। ठीक है, और एग्रेशन वगैरह है। ठीक है, डेथ है, या मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिस्टॉर्शन की तरफ लेके जा रही हैं, तो वो हमारे पास टेनाटोज इंस्टिंक्ट होगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये देखें, ये कुछ हमारी जो है वो पर्सनैलिटी के पार्ट समझ लें जिसकी जो कि पर्सनस के अंदर होते हैं। इड क्या है कि ये प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। और इसका ये होता है कि इसको जो भी मतलब कि नीड है या कोई इसको ख्याल आया या जो भी कुछ है, तो इसने अपने प्लेयर को हासिल करने के लिए इमीडिएटली, इट वांट इमीडिएट, ठीक है, ये इमीडिएटली उसको चाह रही होती है ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड, इसने उसी टाइम उसको फुलफिल करना होता है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आपने देखा होगा कि रिस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली, आप ऑटोमेटिकली किसी सोर्स को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हो तो वो क्या आ जाता है, आपके रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है, ठीक है। फिर विश फुलफिलमेंट भी इसी तरह से है, ठीक है। और ईगो को अब हम समझते हैं कि ईगो क्या है, ये मीडिएट लिंक प्रोवाइड करती है, ठीक है, आपने इसको देखना है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये हमारे पास रियल वर्ल्ड के जो प्रिंसिपल है, रियलिटी के अबाउट जो है वो उस पर काम करती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ भी है कि ये रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास सुपर ईगो आ जाती है, ठीक है। तो सुपर ईगो किस पे वर्क करती है, सुपर ईगो जो है वो मॉरल कॉन्स्ट्रेंट्स पे काम करती है, ठीक है। और ये मतलब कि मोरालिटी पे काम करती है। और इसके बाद अगर हम देखें कि मतलब कि आपकी जो भी मॉरल वैल्यूज़ वगैरह होंगी ना, उन पे ये हमारी सुपर ईगो काम करती है, ठीक हो गया। अब ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, फेलिक स्टेज है और जेनिटल स्टेज है। इनकी आगे से टाइम पीरियड भी बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फिर मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओरल स्टेज में क्या होता है, ईगो डेवलप होती है, ठीक है। एनल में क्या होता है, ईगो कंटिन्यू डेवलप हो रही होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, सुपर ईगो भी उसके साथ फॉर्मेट होना शुरू हो जाती है। और फिर फेलिक स्टेज के अंदर बॉडीली और जेनिटल जो अवेयरनेस होती है वो डेवलप हो जाती है। और फिर एंड पे क्या होता है कि प्रॉपर जो ग्रेटिफिकेशन ऑफ ड्राइव्स है या नीड है या सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, या आप कह लो कि इसमें मेच्योरिटी जो है वो इंसान के अंदर आ जाती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि ये ओरल स्टेज के बारे में बता रहे हैं, विल एंगेज इन अबंडेंट ऑफ ओरल एक्टिविटी सच एज ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ठीक है। फिर एनल में देखें कि ये सेकंड ईयर ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ना आपने इनको सिंपल थोड़ा थोड़ा करके याद रख लेना है। अब एनल स्टेज में देखें कि इट इज़ द स्टेज व्हेन द चाइल्ड हैज़ टू गेन कंट्रोल ओवर हिज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सो दैट दे फंक्शन इन अकॉर्डिंग्स विद द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और इसमें यह है कि मतलब कि वो उसने बिहेवियर सीखने हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। अच्छा, फेलिक स्टेज के अंदर क्या है कि ये थर्ड ईयर ऑफ लाइफ आप कह सकते हो इसको, ठीक है। और इसमें ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो हो रही होती हैं। अच्छा, इसमें ये दोनों कंसेप्ट जो हैं, स्टेज ऑफ ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, ठीक है, इस तरह के कम्प्लेक्स के डेवलपमेंट का भी वो होता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि ये चांसेस हो सकते हैं। ओडिपस और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का यही कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पे एक्सप्लेन है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि द फीमेल, ठीक है, द मेल काउंटर, द मेल चाइल्ड रीसेंड द फादर, ठीक है, बिकॉज ही इज़ रिगार्डेड एज अ राइवल फॉर द मदर, ठीक है। मीन्स के हमारे पास, और इसमें देखें कि अटेंशन एंड अफेक्शन, द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ द ओडिपस इज इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स नेम आफ्टर अनदर प्ले बाय द, अच्छा, इसमें यह है कि इलेक्ट्रा इन विच इलेक्ट्रा काजेज हर ब्रदर टू किल हर मदर हु हैड किल्ड इलेक्ट्रा फादर, ठीक है। ये इनकी स्टोरी थी इलेक्ट्रा की। ये बेसिकली जो हमारी स्टेज है ना, फेलिक स्टेज, ठीक है, इसके अंदर दो किस्म के कम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम ओडिपस कम्प्लेक्स और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। अगर किसी चाइल्ड का जो है वो इंस्टिंक्ट या उसकी डिज़ायर डेवलप हो जाती हैं टुवर्ड हर मदर, ठीक है, ओडिपस के अंदर अगर किसी मेल चाइल्ड की डिज़ायर डेवलप हो जाती है टुवर्ड्स हर मदर, तो हम कहेंगे कि उस बच्चे को ओडिपस कम्प्लेक्स है। और इसी तरह से अगर किसी फीमेल की डेवलप हो जाती हैं डिज़ायर या इंस्टिंक्ट टुवर्ड हर फादर, तो हम कहेंगे कि उसको जो है वो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं लेटेंसी पीरियड के अंदर, और उसमें यही है कि आप जो है लर्निंग करते हो, एथलेटिक्स वगैरह सारा आ जाता है, ठीक है। जेनिटल पीरियड के अंदर भी यही होता है कि आप जो है वो मैच्योरेशन की तरफ आ जाते हो। अब एंजाइटी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। एंजाइटी के अंदर फिर ये डिमांड ऑफ इड और इनकी क्या डिमांड्स होती हैं, इन्हीं का जिक्र किया हुआ है।
अच्छा, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बताए हुए हैं, ठीक है। रिप्रेशन क्या है, आप जो है वो अनप्लेजेंट जो भी आपकी चीज़ें हो रही होती हैं, थॉट्स होती हैं, आप उनको पुश कर देते हो अनकॉन्शियस में, फॉरगेट कर देते हो, ठीक है। सिंपली ये याद रखना है। रिग्रेशन में क्या करते हो आप, रिग्रेशन में आप ये करते हो कि आप उस स्टेज में चले जाते हो जो कि पहले से सेटिस्फाई होती है। अभी आप किसी ट्रॉमा में हो, किसी मुसीबत में हो, तो आप अपने उस पीरियड में खुद को मतलब कि जैसे अगर हम अडल्टहुड में बहुत सारा मसाइल का शिकार है, तो हम अपने चाइल्डहुड पीरियड की तरफ फोकस करेंगे और वहाँ पे रहना उसको ही इंजॉयबल समझेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट इसी तरह से है कि किसी को आप जो हो वो रीडायरेक्ट कर देते हो एक्सप्रेशंस को, या फिर जो भी आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर बॉस है तो उसने किसी कुलीग को या एम्प्लॉय को उस पर गुस्सा किया, तो उसने क्या किया कि नेक्स्ट जो है एम्प्लॉय ने अपनी वाइफ पे किया, और वाइफ ने अपने लोअर वन पे, मतलब कि उस पे जिस पे उसका वो पावर वगैरह चल सकती थी, तो उसने अपने सन पे या डाटर पे कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। रैशनलाइजेशन क्या है, रैशनलाइजेशन में ये होता है कि इन ऑर्डर टू जस्टिफाई वन बिहेवियर वन डेवलप अ सोशली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन आर रीजनेबल गोइंग फॉर अ सेकंड मैरिज सेइंग दैट द फर्स्ट, मतलब कि ठीक है, आप मतलब कि कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो आपने उसको इस तरह से जस्टिफाई करना है, रैशनलाइज करना है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। डिनाइल ये है कि आप किसी भी चीज़ में अगर मौजूद हो तो आप उसको डिनाई कर दो, ठीक है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो गया है और आपके लिए वो ट्रबलफुल है, तो आप उसको डिनाई कर दो और आप उसको एक्सेप्ट ही ना करो। प्रोजेक्शन ये है कि आप अनवांटेड थॉट्स और इम्पल्सिस को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है। ये कुछ किस्म के मतलब के हैं डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी है, साइको एनालिसिस है। इस साइको एनालिसिस के ज़रिए जो है वो लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता था, ठीक है। इसके अंदर जो टारगेट होता है वो ये होता है कि आप अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करो, मोटिवेशन को, कॉन्फ्लिक्ट्स को और डिज़ायर को, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद उसके अंदर यही है कि हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिप्रेशन, ठीक है, या द थेरेपी गिव सेंट्रल इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनर इन विच द पर्सन यूज रिप्रेशन फॉर हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें आप ये करते हो कि आप जो है वो अंडरस्टैंड करते हो किसी भी चीज़ को और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। फ्री एसोसिएशन मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि आप जो भी अनडिज़ायरेबल आपकी स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं जो कि आपने रिप्रेस की हुई हैं, आप उनको मतलब कि शेयर करो, या फिर आप रिप्रेशन के बजाय आप उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। मतलब कि उसको बताओ ताकि आप जो है आपका बर्डन थोड़ा कम हो, ठीक है। इसके बाद ड्रीम एनालिसिस वगैरह है, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमने देखना है कि उसको कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस में ये होता है कि जब पेशेंट आपका जो है ना वो, या आपका जो क्लाइंट है, उसकी इमोशनल रिस्पॉन्सेज हो जाए थेरेपिस्ट के अबाउट, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये ट्रांसफरेंस है। और काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है, द थेरेपिस्ट इमोशनल रिएक्शन टुवर्ड द पेशेंट। जब आपके थेरेपिस्ट के इमोशनल रिएक्शन हो जाए पेशेंट के अबाउट, ठीक है, और फिर वो उसको हम कहेंगे ये काउंटर ट्रांसफरेंस है, ठीक हो गया। और इसके बाद ये है कि डिटर्मिनिज्म के बारे में ये था कि उसने यही बताया हुआ था कि फ्राइडियन अप्रोच इज डिटर्मिनिस्टिक एंड लीव्स नॉट मच रूम। डिटर्मिनिज्म का यही मतलब है कि कोई ना कोई बिहेवियर अगर एबनॉर्मल है तो उसकी कोई ना कोई काजेज वगैरह भी होंगी, ठीक है। अच्छा, अल्फ्रेड एडलर का काम है, उनको जाना जाता था एज एन इंडिविजुअल। साइकोलॉजी में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और उसके बाद उनका जो है वो उन्होंने फ्राइड नेगेटिविटी, टेनाटोज और इंस्टिंक्ट और लिबिडो एनर्जी, इन चीज़ों पे इन्होंने काम किया है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स क्या है, ठीक है, द फीलिंग ऑफ बीइंग लेस एबल देन अदर, दूसरों से खुद को कमतर समझना। इट अफेक्ट वन रिलेशनशिप विद अदर्स एंड हैज़ अचीवमेंट इन मैनी वेज, ठीक है। मोटिवेटिंग फोर्सेस इसके अंदर हैं। फिर आप देखें अब यह बर्थ ऑर्डर जो है उसका क्या अफेक्ट होता है पर्सनैलिटी पे, ठीक है। इसके बाद सिबलिंग्स का अगर है आपस में तो वो भी चीज़ मैटर करती है। साइकोपैथोलॉजी, ठीक है, कि किस किस्म के आप जो है वो इश्यूज़ का शिकार हो, ठीक है। और इसके बाद कार्ल गुस्ताव योंग के बारे में है, उन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो उन्होंने स्कूल ऑफ थॉट जो एनालिटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है, उन पे काम किया था। और उन्होंने जो है वो
पॉजिटिव अप्रोच यूज़ की थी, एबिलिटी ऑफ कंट्रोल 1, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे भी उन्होंने इसी तरह से काम किया था। और मेजर गोल लाइफ, और ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कैरन हार्नी वगैरह के बारे में बता रहे हैं, तो कैरन हार्नी ने क्या किया था, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है। और उन्होंने जो है वो पहले तो फ्राइड के साथ काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जब चीज़ें उनको समझ आई तो उन्होंने फिर कुछ इख्तलाफात भी ज़ाहिर किए, ठीक है। डिसएग्री ऑन फ्राइड पोजीशन रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन जेंडर्स, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि बाकी और भी फैक्टर्स हैं जो कि आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह बन सकते हैं, ठीक है। इसमें ये देखें, यहाँ पे उन्होंने लिखा है शी टॉक अबाउट द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दीज वर थॉट टू हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी। मूविंग अवे फ्राम अदर, सेल्फ सीकिंग, सफिशेंसी एंड इंडिपेंडेंस। मूविंग टूवर्ड अदर्स, उसमें ये है कि बीइंग कंप्लेंट्स एंड डिपेंडेंट, ठीक है। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो तो आप फिर क्या करते हो, मूविंग टूवर्ड अदर की तरफ होते हो कि आप दूसरों पे डिपेंड कर रहे हो। फिर मूविंग अगेंस्ट अदर, तो ट्राइंग टू गेन कंट्रोल। अगेंस्ट में जब आप देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, कंट्रोल वगैरह आ जाएगा। अच्छा, इसमें फिर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बारे में बताया हुआ है। रियल सेल्फ वही है जो कि आपका एक हकीकी आपका होता है, और आइडियल वो जो कि आपका एक्सपेक्टेड सेल्फ है। अच्छा, थेरेपी के गोल्स वगैरह क्या है वो भी आपको, मतलब कि किसी भी पर्सन ने अगर किए हुए हैं तो उसने डिफ़ाइन करने हैं कि मेरे पास अगर कोई पर्सन आया है किसी भी वजह से, तो उसके हमने पहले गोल सेट करने हैं। अगर काउंसलिंग के लिए आया तो वो भी ना। अब जैसे ये कहें कि हॉर्नी वाज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ह्यूमन नेचर एंड द एबिलिटी टू चेंज, ठीक है। मीन्स कि उसके पास एबिलिटी थी कि वो इसको चेंज कर सके। ह्यूमन इंटरेक्शन काज प्रॉब्लम्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शन सॉल्व प्रॉब्लम आल्सो, ठीक है। अगर हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और हमें नफ्सियाती मसले होते हैं, उनके बिहेवियर से इशू होता है, तो लोगों से इंटरेक्ट करने से ही हमारे मसले भी सॉल्व होते हैं। ये उनकी जो है वो इस तरह की कुछ बातें थी, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो ये कुछ नाम थे जो कि आज हमने अपने इस लेक्चर में देखे हैं और इनका काम वगैरह देखा है। तो हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है या अगर आपको समझ नहीं आता तो वो आपने मेंशन कर दें। क्वेश्चन जो भी आपका है आप कमेंट सेक्शन में बता दें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।